चलें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करने लगे हैं सर्जरी के एमसीक्यूज़। तो सर्जरी के एमसीक्यूज़ में तो कुछ मैंने टॉपिक्स आपको बता दिए थे, उन टॉपिक्स को इनलिस्ट कर दिया था। उन टॉपिक्स को देख के ही आपने तैयारी करनी थी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट टॉपिक्स। तो क्वेश्चन है, A 24-year-old male presented to emergency with complaining of nausea, anorexia, right iliac fossa pain. Pain was initially periumbilical. On examination, there was right iliac fossa tenderness and temperature. The question is calculate the Alvarado score. अब देखें, एमसीक्यू सॉल्व करने का ना एक बेहतरीन तरीका ये है कि जब भी आपने एमसीक्यू जो भी पढ़ना है, एमसीक्यू हमेशा पढ़ना ये है कि फर्स्ट करना है उसका स्टार्ट से। आपने जो स्नैरियो लिखा होगा, स्नैरियो हमेशा आपको पता है एज से स्टार्ट होता है या एज जेंडर से स्टार्ट होता है। वो पढ़ के फौरन आप आ जाया करें फट क्वेश्चन पे, वो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है ना। अब आपने क्या किया, इतना लंबा सा क्वेश्चन ये नहीं था वैसे, इतना क्वेश्चन पढ़ के आए और एंड पे आपने पूछा कि वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द एल्वरेडो स्कोर, कैलकुलेट द एल्वरेडो स्कोर। कि ऐसा होता है कि जब भी आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे फिर आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन वो पूछ क्या रहा है। जब भी आप स्टार्ट करेंगे, अब जैसे अब पहले आपने पढ़ लिया कैलकुलेट द एवरेडो स्कोर, अब आपको क्वेश्चन की समझ लग गई है कि वो आपसे ना एवरेडो स्कोर के बारे में पूछना चाह रहा है। अब आप स्टार्ट करेंगे 24-year-old मेल प्रेजेंटेड टू इमरजेंसी। अब आपके दिल जहन में यही कैलकुलेशन चल रही होगी कि इस क्वेश्चन में मैंने एवरेडो स्कोर कैलकुलेट करना है। पहले आपने क्या किया कि पूरा क्वेश्चन पढ़ा और एंड पे जाके आपने क्या किया, उसका क्वेश्चन सुना, फिर आपको पता चला कि इसका क्वेश्चन ये था। अब ऐसे आपने पहले पढ़ लिया और दोबारा वापस जाएंगे तो अब क्वेश्चन पढ़ते हुए आप देखेंगे कि मैंने पढ़ा था। अब क्वेश्चन आते हैं, हम उसने क्या कहा था कि एल्ब्रेडो स्कोर कैलकुलेट करना है। हमने पढ़ा हुआ है, स्कोर है हमारे पास मेंट्रल्स, ठीक है। हमारे पास एल्ब्रेडो स्कोर के लिए हमारे पास निमोनिक क्या है, मेंट्रल। एम फॉर माइग्रेशन ऑफ पेन, ए फॉर एनोरेक्सिया, एन फॉर नोजिया, टी फॉर टेम्परेचर, आर फॉर रिबाउंड टेंडरनेस, आर एल फॉर ल्यूकोसाइटोसिस, ई फॉर इरिथ्रोसाइटोसिस एंड एस फॉर शिफ्टिंग, ठीक है। तो इन आपके पास ये कितने हैं, 3, 6, 8, आपके पास 8 पैरामीटर हैं। 8 पैरामीटर में से दो पैरामीटर आपके पास ऐसे हैं जिनके स्कोर है आपके पास दो। एक है आपके पास टेंडरनेस और दूसरा है आपके पास एलिवेटेड टेम्परेचर, ठीक है, सॉरी ल्यूकोसाइटोसिस, रेज डब्ल्यूबीसी, ठीक है। तो इन दो के आपके पास क्या है, 2 मार्क्स हैं और बाकी सब क्या क्या है, एक एक नंबर है आपके पास। तो अब देखते हैं, नोजिया उसने बोला है उसका एक बन जाता है, एनोरेक्सिया उसने बोला है उसका एक बन जाता है। फिर वो उसने बोला राइट इलियक फोसा पेन, पेन वाज इनिशियली पेरी, मतलब पेन शिफ्ट हुआ है, माइग्रेट हुआ है, ठीक है, तो उसका एक नंबर हो गया। राइट इलियक फोसा टेंडरनेस, इसके 2 नंबर हो गए। और आखिर में बच जाता है टेम्परेचर, उसका एक नंबर हो गया। तो इस तरीके से टोटल हमें पर्सन हो गया, नोजिया 1, एनोरेक्सिया 1, ठीक है, पेन पेन 2। इस तरीके से आपके पास ये जाके आपका टोटल एल्वाडो स्कोर कितना बन जाता है, 6 बन जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन जाता है इसमें, 6 बन जाता है। इस तरीके से ये बहुत सा सिंपल सा एमसीक्यू था जिसमें आपने करना क्या था, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एल्ब्रेडो स्कोर को कैलकुलेट करना था। ओके, इसका इसका जो करेक्ट आंसर क्या बनता है, इसका 6 बनता है, अल्फा बनता है। अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन 2 है, वो कहता है 26-year-old मेल विद राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन, positive rebound tenderness. After 2 hours of playing football, his labs are normal. Which of the following is the appropriate next investigation? जी जनाब। तो वो इस क्वेश्चन में आपसे पूछ जा रहा है, पहले तो वो बात कर रहा है कि 26, वो कह रहा है आपको एक बंदा है
जिसको क्या है, राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन है। अब राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन जब भी हो, आपने सस्पेक्ट क्या करना है, अपेंडिसाइटिस सस्पेक्ट करना है। फिर वो कहता है पॉजिटिव रीबाउंड टेंडरनेस भी है आफ्टर 2 आवर्स ऑफ प्लेइंग फुटबॉल, लैब्स नॉर्मल है। ठीक है, तो है क्या, राइट लोअर क्वाड्रेंट पेन है और रीबाउंड टेंडरनेस है। तो इसमें आपने सस्पेक्ट करना है एक्यूट अपेंडिसाइटिस, एक्यूट अपेंडिसाइटिस। ठीक है, तब वो पूछ रहा है कि व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन, पूछ रहा है आपसे। अब अपेंडिसाइटिस के लिए जब भी आपने इन्वेस्टिगेशन के लिए पूछना है, तो वो ना डिपेंड करता है कि एज फैक्टर डिपेंड करता है और जेंडर फैक्टर डिपेंड करता है। तो बच्चों में, चिल्ड्रन और फीमेल में, ठीक है, तो आपने हमेशा, आपने क्या करना होता है, बच्चों और फीमेल में हमेशा आपने करना होता है अल्ट्रासाउंड। ठीक है, क्या करना होता है, अल्ट्रासाउंड। जबकि मेल में, मेल में आपने करना होता है सीटी। ठीक है, तो वैसे ना श्योरेस्ट इन्वेस्टिगेशन जो है ना, आपकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है अपेंडिसाइटिस के लिए, आपके पास है सीटी एब्डोमेन। ठीक है, अगर आपके पास मेल आ जाए फिर आपने सीटी चूज करना है। अगर प्रेग्नेंट फीमेल आ गई या फीमेल आ गई या कोई बच्चा हुआ, तो उस केस में आपने क्या करना है, फिर चूज करना है अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन। ठीक है, क्योंकि एक्सरे वो जो सीटी की रेज है वो बच्चे के लिए भी नुकसानदेह हो सकती है और प्रेग्नेंट फीमेल के लिए भी नुकसानदेह हो सकती है। ठीक है, वैसे अगर ओवरऑल, ओवरऑल जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है फॉर व्हाट अपेंडिसाइटिस इज व्हाट सीटी एब्डोमेन। इसका आंसर भी आपके पास क्या बन जाता है, सीटी एब्डोमेन, आंसर ए बन जाता है। ठीक हो गया, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3 पूछता है विच साइन इज यूज्ड टू लुक फॉर रिट्रोसीकल इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स। अब आपने जो अपेंडिक्स के हैं वो साइंस पढ़े होंगे। ठीक है, वो साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इन साइंस को आपने हमेशा याद रखना है। अब आपने 3 4 साइंस पढ़े होंगे। एक आपने पढ़ा रोबसिंग साइन। ठीक है, रोबसिंग साइन वो क्या था, जब आप लेफ्ट लोअर क्वाड्रेंट को पेल्पेट करो तो राइट इलियक फोसा में क्या होता है, पेन होता है। ठीक है, फिर एक आपने पढ़ा था सॉस साइन। ठीक है, एक आपने पढ़ा था ऑब्टुरेटर साइन। तो अब इस सवाल में वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि विच साइन इज यूज टू लुक फॉर रिट्रोसीकल इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स। ठीक है, अब वो आपसे पूछ ये रहा है कि कौन सा साइन ऐसा साइन है जिसके करने से रिट्रोसीकल जो इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स है वो आपकी हो जाएगी कंफर्म। ठीक है, और वो आपके पास कौन सा साइन होता है, और वो साइन होता है आपके पास सॉस साइन। ठीक है, शोषण। अब देखें, अब दूसरे ऑप्शन को रूल आउट करते हैं। नीचे साइन है आपके पास ब्लूबर्ग साइन, एक है ब्लूबर्ग साइन। ब्लूबर्ग साइन क्या होता है, जो राइट इलियक फोसा टेंडरनेस होती है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ब्लूबर्ग साइन। तो ये वैसे भी निकल जाता है। तीसरा चार्ली ऑप्शन देखें, यहाँ पे वो कहता है आपके पास है रॉबसिंग साइन। रॉबसिंग साइन मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो क्या होता है कि जब आप लेफ्ट इलिक फोसा को पैल्पेट करेंगे तो आपके पास राइट इलिक फोसा में पेन होगा, तो ये साइन, ये भी रूल आउट हो जाता है। अब सॉस साइन आपके पास होता है टू चेक रिट्रोसिकल इन्फ्लेमेशन, एंड ऑब्ट्यूरेटर साइन आपके पास होता है टू चेक पेल्विक इन्फ्लेमेशन। ठीक है, आपको पता है ना, जो आपकी अपेंडिक्स है उसकी लोकेशन, डिफरेंट लोकेशन है, बट मोस्ट लोकेशन इसकी इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन उसकी लोकेशन कौन सी है, विच इज रिट्रोसिकल। तो उस रिट्रोसिकल इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स को चेक करने के लिए आपके पास कौन सा साइन होता है, विच इज सॉस साइन। द करेक्ट आंसर इज बी। ठीक हो गया, अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है वो पूछता है 37 year old और फीमेल प्रेजेंटेड विद सडन ऑनसेट लेफ्ट इलियक फोसा पेन। अब ये जो आपके सर्जरी है ना, आपकी सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एब्डोमेन के हवाले से ना। तो आप कोशिश करें कि आपकी जो जो स्पेशली स्पेशली जो एब्डोमेन के आपके जो क्वाड्रेंट्स है, किस, जो आपके पास 9 क्वाड्रेंट्स है, किस क्वाड्रेंट में कौन सा पेन होता है, ठीक है, उनको अच्छे से याद रखें ताकि आपको जहन में रह जाए कि अगर इस क्वाड्रेंट का उसने जिक्र किया है तो मैं इस क्वाड्रेंट का लेके चलूंगा। जैसे कि आपके पास राइट इलियक फोसा पेन का, जब भी राइट इलियक फोसा पेन आए, मैसेजेस आए हैं उनको देख लेते हैं एक मिनट।
अच्छा, एक और बात ना, आपके जो सवालात हो ना, क्योंकि अभी अ, आप बाद में पूछ लीजिएगा, मैं आपको मौका दूंगा इंशाल्लाह, ठीक है। तो अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन था, मैं वही आपको बता रहा था कि जब भी इंपॉर्टेंट है आपके एब्डोमेन के क्वाड्रेंट्स, ठीक है। अब जैसे भी राइट इलिक फोसा का जिक्र आएगा, आपके जहन में आ जाना चाहिए कि क्या होना चाहिए, इधर अपेंडिसाइटिस होनी चाहिए। लेफ्ट इलिक फोसा पेन का जिक्र आ जाए, आपको जहन में आ जाना चाहिए कि यहाँ पे क्या मसला है। एब्डोमेन अम्बलाइकल पेन आ जाए, एपिगैस्ट्रिक पेन आ जाए, हाइपोगैस्ट्रिक पेन आ जाए, तो उसके जो डिफरेंशियल्स हैं आपके पास, वो अच्छे से आप उनको याद रखें। अब क्वेश्चन 4 है, क्या कहता है। क्वेश्चन 4 में वो कहते हैं 37-year old female presented with sudden onset left iliac fossa pain, fever, nausea, vomiting. On examination, there is left iliac fossa tenderness, tachycardia, labs shows raised TLC. What is investigation of choice? जी, अब इसमें क्या कहना चाह रहा है, वो कह रहा है कि पेशेंट को सडन ऑनसेट लेफ्ट इलियक फोसा पेन हुआ, साथ में फीवर है, नोजिया है। अब जो जैसे राइट इलियक फोसा पेन का जिक्र आए, आपके जहन में आ जाना चाहिए कि अपेंडिसाइटिस हो सकता है। जब भी लेफ्ट इलियक फोसा पेन आ जाए, तो आपके जहन में आ जाना चाहिए बट डाइवर्टिकुलर डिजीजेज, ठीक है, डाइवर्टिकुलर डिजीज। अब साथ में वो कह रहा है कि पेशेंट को लेफ्ट इलियक फोसा टेंडरनेस भी है, टैकीकार्डिया भी है, लैब शो रेज टीएलसी। व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन। अब डाइवर्टिकुलर डिजीज में हमने दो तीन चीजें पढ़ी हैं, एक डाइवर्टिकुलर डिजीज पढ़ी है और एक डाइवर्टिकुलाइटिस पढ़ा है हमने, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इसमें पेशेंट को टैकीकार्डिया भी है, रेज टीएलसी भी है, फीवर भी है, मतलब ये यहाँ पे कोई इन्फ्लेमेशन चल रही है, तो ये आपके पास क्या है, एक्यूट डाइवर्टिकुलाइटिस का केस है। इसी केस को अगर हम डाइवर्टिकुलर डिजीज में बनाना चाहें, तो आपके पास ना वहां पे आ जाएगा कि पेशेंट को अल्टर्ड बाउल हैबिट्स हैं, ठीक है। अल्टर्ड बाउल हैबिट्स हैं, और साथ में जो आपने की जो इन्फ्लेमेशन है, मतलब फीवर है, ये निकल जाएगा, टीएलसी नॉर्मल हो जाएगा, उसको टैकिक पल्स रेट उसका नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो एक केस था आपके पास किसका, एक्यूट डाइवर्टिकुलाइटिस का, ठीक है। क्वेश्चन वो पूछ रहे हैं आपसे, व्हाट इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। सो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर फॉर एक्यूट डाइवर्टिकुलाइटिस इज सीटी एब्डोमेन, ठीक है। तो आपके पास जो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस है ना, उनको आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। आपके पास अभी बहुत बहुत अच्छा खासा टाइम है, ठीक है। आप अपनी एक नोटबुक रेडी कर लें, जिसमें आप इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस हो, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनाटॉमिकल लैंडमार्क्स हो, जो चीज़ें आपको मुश्किल लग रही हों, जो चीज़ न्यूमेरिकल हों, जिनमें नंबर आ रहे हों, उनको आप आहिस्ता से साइड पे लिख लें और डेली बेस पे उनको रिवाइज करते रहा करें, तो वो आपके आपके लिए बहुत एक अच्छी चीज़ रह जाएगी। एग्जाम के दिनों में आप इनको अच्छे से याद कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन 4 का आपके पास बी आंसर, सी आंसर बन जाता है, विच इज सिटी एब्डोमेन, ठीक है। तो मैंने एमसीक्यू इस हवाले से बनाए हैं कि आपको इजी हो जाए, एक ही एमसीक्यू में हम पूरा केस भी डिस्कस कर लें, उसकी इन्वेस्टिगेशन भी डिस्कस कर लें, ठीक है। तो क्वेश्चन 5, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, ठीक है। तो ये बहुत एक इम्पोर्टेंट और इजी सा एमसीक्यू है। तो उसने पूछा क्या है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, ठीक है। तो एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के लिए हमने एक निमोनिक पढ़ा था, विच वॉज गेट गेट स्मैश्ड हमने पढ़ा था, ठीक है। जी फॉर गोलस्टोन, ई फॉर इथानॉल एंड टी फॉर ट्रॉमा, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन जो आपका एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस है, वो क्या कॉज करवाते हैं, आपके गॉलस्टोन। तो इसका वो सिंपल सा क्वेश्चन आंसर है, तो इसका आंसर क्या बन जाता है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस इज बस गॉलस्टोन। क्वेश्चन 6, वो कहते हैं विच लेबोरेटरी टेस्ट रिजल्ट विल द नर्स मॉनिटर when evaluating the effects of therapy for a patient who has acute pancreatitis। वो कह रहे हैं कि कौन सा लेबोरेटरी टेस्ट है जो नर्स मॉनिटर करेगी, ठीक है ना, एक पेशेंट को, एक ऐसा पेशेंट है जिसको एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस का ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, ठीक है।
तो वो नर्स कौन सा रिजल्ट मॉनिटर करेगी, ठीक है, लेबोरेटरी टेस्ट का, ठीक है। तो आपके पास, आपको पता ही है कि एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस में हम कौन सा मोस्ट सेंसिटिव इंडिकेटर कौन सा होता है, सेंसिटिव लेबोरेटरी मार्कर कौन सा होता है, सीरम लाइपेज, ठीक है। तो सीरम पोटाशियम, सीरम कैल्शियम, सीरम बिलिरुबिन, ये सेंसिटिव मार्कर नहीं है, तो आपके पास सेंसिटिव मार्कर कौन सा है, लाइपेज, लाइपेज इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, a 40 years old female presented with abdominal pain, क्या बोलता है, कहते हैं a 40 years old female presented with abdominal pain which was in right hypochondrium, insidious onset. Patient also complains of anorexia and nausea vomiting. On examination, pulse rate is 122, मतलब टैकीकार्डिया चल रहा है, टेम्परेचर 100, मतलब थोड़ा रेज्ड है। अल्ट्रासाउंड शोड shrunken gallbladder. What would be the likely cause of all these symptoms? जी जनाब, अब इसने पहले ही बता दिया है कि पेशेंट को राइट हाइपोकॉन्ड्रिक पेन है। और जब भी राइट हाइपोकॉन्ड्रिक पेन होगा तो आपके जहन में जो डिफरेंशियल आने चाहिए वो होने चाहिए बिलियरी डिजीजेस के डिफरेंशियल। बिलियरी डिजीज के डिफरेंशियल आपके पास क्या है, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है, क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस है, ठीक है, कोलीलिथियसिस है, कोलिडोकोलिथियसिस है, फिर एक्यूट कोलेंजाइटिस है। ये पांच आपके पास डिफरेंशियल्स बनते हैं फॉर हैविंग राइट हाइपोकॉन्ड्रिक पेन, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, ठीक है। तो इन इन पांचों के डिफरेंशियल को हमने नंबर बारी बारी रूल आउट करना है। अब इस केस में देखिए, पेशेंट को उसने बोल दिया कि पेशेंट को राइट हाइपोकॉन्ड्रिक पेन है, ओके, हमने मान लिया। पांचों पांचों डिफरेंशियल आप जहन में लेके आए, ठीक है। तो जैसे आप जहन में लेके आएंगे तो आपने अब देखना है कि कुछ आपके पास इन्फ्लेमेटरी हैं, जैसे कि एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है, क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस है, एक्यूट कोलेंजाइटिस है, ये आपके पास इन्फ्लेमेटरी हैं। तो इनमें पल्स रेट और टेम्परेचर वगैरह होगा। तो इस सिनेरियो में लिखा होगा, उसने बता दिया कि पल्स रेट भी रेज है, टेम्परेचर भी रेज है, मतलब ये कि जो कोलिलिथियसिस और कोलिडोकोलिथियसिस, जिनमें गॉल ब्लेडर और कॉमन बाइल डक्ट के जिनमें स्टोन बन जाते हैं, तो वो दोनों आपके पास ऑप्शन रूल आउट हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें देखिए कोलिलिथियसिस, अब ये ए ऑप्शन तो बिल्कुल ही निकल जाता है, ठीक है। और फिर कोलिडोकोलिथियसिस, ये भी बिल्कुल निकल जाता है कि इनमें आपके पास फीवर भी नहीं होगा और टीएलसी भी रेयर नहीं होगा। तो आपके पास दो ऑप्शन बच जाते हैं, वन इज एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस और सेकंड इज क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस। दोबारा इसको पढ़ते हैं। वो कहता है पेशेंट कंप्लेन ऑफ इंसीडियस ऑनसेट, ठीक है, इंसीडियस ऑनसेट है, ना कि सडन ऑनसेट। एक्यूट केस में आपके पास हमेशा क्या होता है, सडन ऑनसेट होता है, और एक ये डिफरेंस है। और दूसरा ये है कि अल्ट्रासाउंड जो है इसका श्रंकन गॉल ब्लैडर है, बिल्कुल श्रंक किया हुआ है, ठीक है, मतलब कोई क्रॉनिक सी डिजीज काफी टाइम से उसको गॉल ब्लैडर का मसला चल रहा था, जिससे गॉल ब्लैडर क्या श्रंक कर गया। जबकि एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में जो गोल ब्लेडर होता है वो एडिमेटस होता है, ठीक हो गया, एडीमा होता है गॉल ब्लैडर का। जबकि क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस में क्या होता है, श्रंकन गॉल ब्लैडर होता है। तो इस तरीके से आपके पास जो इस सिनेरियो है, ठीक है। तो देखिए, हमने जैसे हमारे पास जहन में आया राइट हाइपोकॉन्ड्रिक पेन था, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक पेन, हम पांच डिफरेंशियल लेके आए। अब एक एक डिफरेंशियल को हमने रूल आउट करना है। रूट दो को तो हमने वैसे निकाल दिया, कैसे देख के कि एक तो पल्स रेट और टेम्परेचर, इसका मतलब कोई इन्फेक्शन चल रहा है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा है, जिससे हमने कोलिलिथियसिस कोलिडोकोलिथियसिस दोनों को निकाल दिया। पीछे हमारे पास एक्यूट और क्रॉनिक पहुंच पीछे बच के, फिर हमने देखा कि इंसीडियस ऑनसेट है। एक्यूट केस में आपको पता है हमेशा सडन ऑनसेट होता है। तो इस तरीके से इसका आपके पास करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है, क्रॉनिक कोलिसिस्टाइटिस। आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन 8। कहता है एन ओल्ड एज्ड फीमेल प्रेजेंटेड विद कंप्लेनिंग ऑफ राइट हाइपोकॉन्ड्रिक पेन एंड टिप ऑफ राइट शोल्डर पेन, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस सन। वेरी सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। राइट हाइपोकॉन्ड्रिक पेन है, जो उसका जो पेन है साथ ट्रिप ऑफ राइट शोल्डर पे भी जा रहा है, ठीक है। तो ये कौन सा साइन होता है, ये आपके पास मर्फी साइन होता है, ठीक है। और ये किस में होता है, ये कोलिसिस्टाइटिस का फीचर है, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, कहते हैं 55 ईयर ओल्ड फीमेल प्रेजेंटेड टू सर्जिकल इमरजेंसी विद पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियम। अब फिर आ गया पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रियक है, तो हम वही पांचों डिफरेंशियल देन में लेके आएंगे। फिर वो कहता है विच वॉज रेडिएटिंग टू बैक। Additionally, the patient had nausea, vomiting. On examination, patient had yellowish eyes, pulse rate 78, temperature 96. What is likely diagnosis? अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे वो क्या पूछ रहे हैं आपसे।
अब देखिए, अब तो उन्होंने बता दिया ना राइट हाइपोकॉन्ड्रियक पेन है। फिर हमने लैब्स पे आए, हमने देखा कि पल्स रेट 78 है, टेम्परेचर 96 है। मतलब यहाँ पे कोई इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस नहीं चल रहा, टेम्परेचर भी नॉर्मल है, पल्स रेट भी नॉर्मल है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कोई इन्फ्लेमेशन नहीं चल रही। अब इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस को हम निकाल देंगे, कोलेंजाइटिस है, निकाल दें, ठीक है। पैंक्रेटाइटिस है, वैसे भी पैंक्रेटाइटिस का पेन किसका राइट हाइपोकॉन्ड्रियक नहीं होता था, वो तो वैसे ही निकल जाता है, ठीक। अब आपके पास बच जाते हैं जनाब दो चीजें, वन इज कोलिलिथिस और वन इज कोलिडोकोलिथिस। अब इन दोनों को आपने डिफ्रेंशिएट कैसे करना है। अब कोलिडोकोलिथिस क्या है, स्टोन इन कॉमन बाइल डक्ट, और कोलिलिथिस क्या होता है, स्टोन इन गॉल ब्लैडर, ठीक है। जो कोलिडोकोलिथिस वाला पेशेंट होता है वो आपके पास जॉन्डस के फीचर्स लेके आएगा, ठीक है ना। यहाँ पे उसने क्या जिक्र कर दिया, पेशेंट को येलोइश आईज है, ठीक है। जबकि कोलिलिथिसिस में जो आपके पास बिलरी सिस्टम है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, जिसकी वजह से जो आपकी बिलरुबिन है वो ठीक ठीक ठाक होगी इसमें। लेकिन कोलिडोकोलिथिसिस में क्या होगी, जॉन्डस मिलेगी, ठीक है। तो आपके पास जॉन्डस, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोलिडोकोलिसिस और कोलिलिथियासिस को आपने डिफरेंशिएट किया। हमने पांच, वो जो हम आपके पांच डिफरेंशियल थे राइट हाइपोकॉन्ड्रिक के, ठीक है, उनको हमने देखा वन बाय वन। एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस को कैसे हमने डिफरेंशिएट किया, क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस को हमने कैसे डिफरेंशिएट किया, अब कोलिलिथियासिस और कोलिडोकोलिथियासिस को हमने कैसे डिफरेंशिएट किया। एक चीज बच जाती है आपके पास, एक्यूट कोलिंजाइटिस, वो आगे जाके हम पढ़ेंगे उसको कैसे निकालेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या बन जाता है, कोलिडोकोलिथियासिस। Question number 10. 40-year-old non-patient with hypertension presented with severe progressive right hypochondrial pain. वही आ गया, right hypochondrial pain है for 2 days duration with yellowish discoloration of eyes and high-grade fever with chills and rigors. He had similar to episode during past few years. What is the diagnosis? जी जनाब। अब यहाँ पे वो उन्होंने एक केस बता दिया आपको, और उन्होंने केस बताया क्या, पेशेंट को हाइपोकॉन्ड्रियक पेन है, ठीक है, येलोइश डिस्कलरेशन भी है। अब येलोइश डिस्कलरेशन आ गया मतलब क्या, अब ये बिलरी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट हो गई है, ठीक है। बिलरी सिस्टम में आपके पास क्या है, कोलिडोकोलिथिस है या एक्यूट कोलंजाइटिस है, ओके। जो आपके पास थे एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस, क्रोनिक कोलिसिस्टाइटिस और कोलिलिथियासिस, जो वो तीन डिफरेंशियल थे उनको निकाल फेंकना है। अब यहाँ पे आंसर में आपके पास एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस है, ये तो बिल्कुल भी जवाब नहीं बनता, ओके। अब अब आपने देख लिया कि येलोइश डिस्कलरेशन है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक पेन है, तो ये क्या हो सकता है, या तो कोलिडोकोलिथियासिस हो सकता है या तो एक्यूट कोलिंजाइटिस हो सकता है। उन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे आप, आपको पता है कि एक्यूट कोलिंजाइटिस क्या है, एक इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस है, उसमें पल्स रेट ज्यादा होगी, उसमें टेम्परेचर ज्यादा होगा। इस केस में क्या है, पेशेंट हैज हाई ग्रेड फीवर, ठीक है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे वो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस दे रहा है, और आपके पास इसलिए इसका आंसर क्या बन जाता है, एक्यूट कोलेंजाइटिस, ठीक है। एक एक चीज और है, वो एक और चीज ये एक यहाँ पे ना ये ट्राइएड अपना पूरा कर रहा है, एक एक ट्राइएड है हमारे पास, जिसको हम क्या बोलते हैं, चारकोल ट्राइएड। चारकोल ट्राइएड कंसिस्ट ऑफ थ्री फीचर, वन इज फीवर, ठीक है, ठीक है, वन इज फीवर, दूसरा इज राइट हाइपोकॉन्ड्रिक पेन, एंड थर्ड वन इज जॉन्डस, ठीक है। जॉन्डस, फीवर विद चिल्स एंड रेगुलर एंड राइट हाइपोकॉन्ड्रिक पेन, ये तीनों मिलके क्या बना देते हैं, चार कोट ट्राइएड, ठीक है। तो ये चार कोट ट्राइएड किसका फीचर है, एक्यूट कोलेंजाइटिस का फीचर, ठीक है। इस तरीके से इसका ऑप्शन आपके पास सी करेक्ट बनता है। आगे चलते हैं, कहते हैं यू आर प्रोवाइडिंग एन इन सर्विस टू अ ग्रुप ऑफ नर्सिस अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ किडनी स्टोन। You explain to the attendees that the most common type of kidney stones are made up of. सिंपल क्वेश्चन है, वो आपसे पूछ रहा है कि जो आपके पास रीनल स्टोन होते हैं मोस्ट कॉमन कौन से होते हैं, और वो आपके पास मोस्ट कॉमन कौन से होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी उसने स्टेटमेंट बताई है, सिंपल सा क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा था कि आपके पास कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स के बारे में पूछ रहा था। कहते हैं 40-year-old male with a history of Crohn disease
with severe right flank pain radiating to groin. Urinalysis reveals hematuria and crystals shaped like envelopes. X-ray of the abdomen reveals a radio-opaque density in the right ureter. Which of the following is the most likely composition of kidney stones? जी जनाब, अब वो आपसे ये किडनी स्टोन के बारे में सवाल कर रहे हैं। तो उन्होंने बताया क्या है? उन्होंने बताया ये है कि पेशेंट को क्या है, एक तो उसने क्रोहन डिजीज की हिस्ट्री दी है। दूसरी नंबर पे उसने बताया कि क्रिस्टल शेप्ड लाइक इनवेलप्स, और तीसरी चीज उसने बताई है द रेडियो ओपेक डेंसिटी। ठीक है। तो अब जब आपने रीनल स्टोन्स पढ़े होंगे, ठीक है, रीनल स्टोन्स में आपने कुछ पढ़े होंगे क्या? एक तो पढ़े थे रेडियो ओपेक स्टोन, और कुछ आपने पढ़े होंगे रेडियो ल्यूसेंट स्टोन। ओके। जो आपके पास रेडियो ओपेक, रेडियो ल्यूसेंट आपके पास एक ही स्टोन है जो यूरिक एसिड के स्टोन है। ठीक है। जो यूरिक एसिड के आपके पास स्टोन हैं वो क्या है आपके पास? रेडियो ल्यूसेंट है। जबकि कैल्शियम ऑक्सलेट, ट्रिपल फॉस्फेट, सिस्टेन, ये आपके पास क्या है? रेडियो ओपेक है। ठीक है। तो यूरिक एसिड वाला लफ्ज पहले ही यहाँ से निकल जाता है। अब बात बच गई चीजे सिस्टीन की, कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट एंड कैल्शियम ऑक्सलेट डाइहाइड्रेट। ठीक है। कैल्शियम ऑक्सलेट आपके पास दो किस्म के होते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट मोनोहाइड्रेट एंड कैल्शियम ऑक्सलेट डाइहाइड्रेट। अब जिसने बताया ना यहाँ पे कि एक तो क्रिस्टल शेप्ड है। ठीक है। तो ये आपके पास बनते हैं किन के पास? ये आपके पास क्या बनते हैं? कैल्शियम डाइहाइड्रेट। ठीक है। कैल्शियम ऑक्सलेट डाइहाइड्रोस्टोन। अब ये क्या होते हैं? जब ये कैल्शियम ऑक्सलेट डाइहाइड्रोस्टोन होते हैं ना, और ये जो मोनोहाइड्रेट होते हैं, इनमें एक ही फर्क है। ठीक है। इनमें फर्क ये है कि ये जो आपके पास कैल्शियम ऑक्सलेट होते हैं, इनमें यही जो क्रिस्टल शेप्ड इन्वेलप होते हैं, ये इनमें बनते हैं। ठीक है। इन्वेलप शेप्ड के क्रिस्टल्स बनते हैं, जबकि कैल्शियम ऑक्सलेट और जो मोनोहाइड्रेट होते हैं उनमें ये जो क्रिस्टल शेप बनते हैं वो इसमें नहीं होते। ठीक है। तो इसके पास आपके पास यही जो है ये बनता है। ठीक है। जबकि जो तीसरा ऑप्शन है डी डी सिस्टेन, ये बहुत ही रेयर केस है। ठीक है। तो इनमें हेरिडिटरी डिसऑर्डर होते हैं जिससे जिससे आपके पास जो सिस्टीन स्टोन्स होते हैं ना वो बन जाते हैं। कुछ हेरिडिटरी डिसऑर्डर हैं जिनके आपके पास ये स्टोन बन जाते हैं। ठीक है। लेकिन ये टिपिकली एसोसिएटेड नहीं है क्रोहन डिजीज के साथ। ठीक है। तो क्रोहन डिजीज के साथ एसोसिएशन किसकी है? कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स की। और कैल्शियम ऑक्सलेट हमने पढ़ लिया कि आगे आपके पास दो है, मोनोहाइड्रेट है, एक डाइहाइड्रेट है। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? इनकी क्रिस्टल फॉर्मेशन पे। ये जो क्रिस्टल शेप लाइक इन्वेलप्स है ना, ये किसमें होते हैं? कैल्शियम ऑक्सलेट डाइहाइड्रेट में। तो इसलिए आपके पास करेक्ट ऑप्शन जो यहाँ पे बन जाता है विच इज बीटा कैल्शियम ऑक्सलेट डाइहाइड्रेट। क्वेश्चन नंबर 13 बहुत सिंपल सा है। कहता है व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर नेफ्रोलिथियासिस। ओके। किडनी स्टोन को उसने इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस पूछा है, और वो आपके पास एक ही बन जाता है विच इज बट सिटी। अब सिटी भी कौन था? ठीक है। तो आपने आपसे क्या पूछा है? व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर द नेफ्रोलिथियासिस? द करेक्ट आंसर इज द नॉन कंट्रास्ट सिटी के यूबी। ठीक है। एक्सरे एक्सरे पे आपको किडनी स्टोन्स नजर आ जाते हैं, लेकिन किसी कोई एक्सरे पे आपको स्टोन्स नजर नहीं आते। ठीक है। तो इसका जो अल्ट्रासाउंड पे भी कुछ नजर नहीं आते। लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन चॉइस है नेफ्रोलिथियासिस की, किडनी स्टोन की, आपके पास है सिटी के यूबी। और सिटी के यूबी कौन सा? नॉन कंट्रास्टिव सिटी के यूबी। ठीक है। तो इसको हमेशा आप याद रखिए कि नॉन कंट्रास्टिव के यूबी है, इट इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर नेफ्रोलिथियासिस। क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 वो कहता है अ यंग मेल वाज प्रेजेंटेड टू इमरजेंसी विद कंप्लेनिंग ऑफ राइट इलियक फोसा पेन। अब देख लीजिए, राइट इलियक फोसा पेन की पेशेंट कंप्लेन कर रहा है विच वाज रेडिएटिंग टू ऑल ओवर एब्डोमेन रेडिएट कर रहा है। एडिशनली द पेशेंट हैड नोजिया, वोमिटिंग, मलेज, एनोरेक्सिया। ऑन एग्जामिनेशन पल्स रेट इज 124, टैकीकार्डिया चल रहा है, टेम्परेचर इज 101, फीवर चल रहा है पेशेंट को, टेंडरनेस है राइट इलियक फोसा पे, और एक्सरे ऑफ एब्डोमेन शोड एयर अंडर डायाफ्राम। व्हाट वुड बी योर बेस्ट नेक्स्ट स्टेप? जी जनाब।
तो राइट इलियक फोसा पेन था पेशेंट को, मतलब क्या, फिर वो और रेडिएट कर रहा है ऑल ओवर एब्डोमेन, मतलब ये है कि जो अपेंडिसाइटिस थी वो परफोरेट हो गया, जिससे क्या हो जाएगी, पेरिटोनाइटिस हो गया इस पेशेंट को, ठीक है, जिससे नोजिया वोमिटिंग भी है, टेंडरनेस भी है, और एक्सरे पे इसने क्या शो करवाया है, एयर अंडर डायाफ्राम, ठीक है। तो एयर अंडर डायाफ्राम में आपने ऐसे पेशेंट को बेस्ट नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होना चाहिए, ठीक है, मतलब पेशेंट को अब ये मोस्ट अप्रोप्रिएट है जिससे अपने पेशेंट पेशेंट को सेव करना है, ठीक है। तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, पेशेंट को फर्स्ट आपने पेशेंट को रिsuscitate करना है, एबीसी चेक करनी है, आईवी फ्लूइड लगाना है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन इसका यह है अर्जेंट लेप्रोटमी, ठीक है, एयर अंडर डायाफ्राम पेरिटोनाइटिस में, ठीक है ना, न्यूमो पेरिटोनियम में आपके पास इन्वेस्टिगेशन मतलब बेस्ट ट्रीटमेंट क्या होता है, अर्जेंट लेप्रोटमी, ठीक है। तो ऐसे पेशेंट में आप यहाँ पे अर्जेंट लेप्रोटमी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहते हैं नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन डायबिटीज मिलाइटस प्रेजेंटेड विद अम्बेलिकल पेन रेडिएटिंग टू बैक, ठीक है। अब अम्बेलिकल पेन है जो बैक रेडिएट कर रहा है, ऑन एग्जामिनेशन देयर इज पल्सटाइल एब्डोमिनल मैस। जी जनाब, पल्सटाइल एब्डोमिनल मैस जहाँ पे भी आ गया तो वहाँ पे आपके पास जहन में आ जाना चाहिए, बट एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म, ट्रिपल ए, क्या आ जाना चाहिए आपके पास, ए, 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 एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म। एओर्टिक एनोरिज्म में आपके पास क्या होता है, पल्स स्टाइल एब्डोमिनल मैस होता है, ओके। फिर आगे वो कहता है सिटी शोड साइज ऑफ अबाउट 6 सेंटीमीटर। सीटी करवाया, सीटी ने शो करवाया कि उस मैस का वो जो साइज है वो है आपके पास 6 सेंटीमीटर। फिर वो कहता है व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखिए, अब इस केस में हमने क्या पढ़ लिया, एक तो हमने ये पढ़ लिया कि पेशेंट को अम्बलाइकल पेन होगा, रेडिएटिंग टू बैक कर रहा होगा, और पल्स स्टाइल मैस होगा। तो हमने क्या पढ़ लिया कि जनाब ये तो हो गया एओर्टिक एनोरिज्म का केस का हो गया। अब फिर उसने कहा कि इसका 6 सेंटीमीटर साइज है। फिर वो कह रहा है कि इसका मैनेजमेंट कैसे करनी है। अब मैनेजमेंट के लिए आपके पास दो चीजें हैं, साइज पे, साइज डिपेंडेंट मैनेजमेंट है। एक है इफ लेस देन 5.5 सेंटीमीटर, ठीक है, अगर उसका जो मैस है उसका साइज लेस देन 5.5 सेंटीमीटर हुआ, तो ऐसे केस में आपने पेशेंट को क्या करना है, मॉनिटर करनी है और एनुअल सीटी एब्डोमेन करना है, ठीक है। अगर साइज हुआ मोर देन 5.5, ठीक है, तो उस केस में आपने क्या करना है, सर्जरी करनी है। और सर्जरी कौन सी करनी है, वास्कुलर सर्जरी। अब आपके पास दो ऑप्शन है यहाँ पे, एक अर्जेंट वास्कुलर सर्जरी, एक है इलेक्टिव वास्कुलर सर्जरी, ठीक है। तो अब यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं एओर्टिक एनोरिज्म, एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म, तो हम वहाँ पे दो पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं अनरप्चर्ड एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म, और दूसरा पढ़ते हैं हम रप्चर्ड एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म। जब रप्चर्ड एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म होगा तो पेशेंट आपके पास बहुत सीवियर केस में आएगा, ठीक है ना, सीवियर हाइपोटेंशन में होगा, ठीक है, अल्ट्रोसिंथोरियम में होगा, तो बिल्कुल आपके पास मतलब मरने की हालत में होगा, तो उस केस में आप करेंगे, क्या करेंगे, अर्जेंट वास्कुलर सर्जरी। लेकिन इस केस में इन्होंने क्या बताया, सिर्फ वो क्या आपके पास है, अम्बलिकल पेन और जो बैक की तरफ कर रहा है, और पर्स्टाइल मैस है, सीटी पे उसका 6 सेंटीमीटर है, बेस्ट ऑप्शन क्या है, तो इस केस में बेस्ट ऑप्शन आपके पास होगा इलेक्टिव वास्कुलर सर्जरी। अगर क्योंकि ये आपके पास क्या है, अनरप्चर्ड एओर्टिक एनोरिज्म है, अगर आपके पास ये केस होता है रप्चर्ड एओर्टिक एनोरिज्म का, तो उस केस में आप क्या करते, अर्जेंट वास्कुलर सर्जरी। तो करेक्ट ऑप्शन इसका डी बन जाता है। आगे चलते हैं, आगे वो सवाल करते हैं व्हाट इज द कॉमनेस्ट साइट ऑफ एओर्टिक एनोरिज्म। सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉमनेस्ट साइट ऑफ एओर्टिक एनोरिज्म, ये याद रखने वाली बात है, वो आपके पास है एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है। एब्डोमिनल एओर्टा इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एओर्टिक एनोरिज्म। क्वेश्चन 17, ये एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक एमसीक्यू है, इसको अच्छे से याद रखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ सिम्टम्स इंडिकेटेड रप्चर्ड एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म, ठीक है। अब हम ऊपर पढ़ के आए हैं ना, अब ये बात वहां पे दोबारा रिपीट होगी। वो कह रहा है कौन से सिम्टम्स ऐसे हैं जो आपको इंडिकेट करेंगे कि ये रप्चर्ड एब्डोमिनल एओर्टिक एनेरिज्म है। अभी मैं आपको बता के आया कि रप्चर्ड एब्डोमिनल एओर्टिक में क्या होगी,
वो जो मैस होगा, रप्चर होगा, हेमरेज होगी तो पेशेंट का जो बीपी है क्या होगा, कम होगा, हाइपोटेंशन होगी पेशेंट में। ठीक है, तो पहला केस पढ़ते हैं, लोअर बैक पेन एंड हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन नहीं होगी, हेमरेज की वजह से पेशेंट को क्या होगा, हाइपोटेंशन होगी। तो अल्फा ऑप्शन वैसे ही यहाँ पे निकल जाता है। तो रूल ऑफ एक्सक्लूजन आपने अप्लाई करना है हर एमसीक्यू पे, कौन कौन से, पहले एमसीक्यूज को निकालना है। ठीक है, हमने इसको निकाल दिया। फिर वो कहता है कि इंटरमिटेंट लोअर बैक पेन, हाइपोटेंशन। अब नीचे देखें, इधर भी हाइपोटेंशन है, इधर भी हाइपोटेंशन है, इधर भी हाइपोटेंशन है, इन तीनों ऑप्शन में से कोई भी हो सकता है। ओके, अब फिर वो कहता है इंटरमिटेंट लोअर बैक पेन है, मतलब पेन आ रहा है जा रहा है, मतलब ऐसा तो नहीं होगा कि रप्चर्ड हो गया तो एब्डोमिनल पेन क्या होगा, सीवियर होगा बैक पे, वो जो सीवियर बैक पेन होगा, ठीक है, जो बैक रेडिएट करा, तो इस केस में इंटरमिटेंट लोअर बैक पेन भी नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी आपके पास निकल जाता है। अब सी ऑप्शन पे आता है, कहता है सीवियर लोअर बैक पेन, ओके, हाइपोटेंशन, ओके, डिक्रीज्ड आरबीसी काउंट, जी मान लेते हैं, क्योंकि जो हेमरेज हुई है आरबीसी टूटेंगे, आरबीसी काउंट कम हो जाएगा। फिर वो कहता है डिक्रीज्ड टीएलसी, मतलब टीएलसी काउंट कम है। टीएलसी काउंट कम नहीं होगा क्योंकि वहां पे आप जो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा होगा अंदर। ठीक है, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा होगा, इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस की वजह से आपके पास टीएलसी क्या होना चाहिए, रेज्ड होना चाहिए। अब यहाँ पे सीवियर लोअर बैक पेन भी ठीक है, हाइपोटेंशन भी ठीक है, आरबीसी भी काउंट डिक्रीज ये भी ठीक है, लेकिन डिक्रीज टीएलसी काउंट ये सही नहीं है। तो आखिरी ऑप्शन पढ़ते हैं, सीवियर लोअर बैक पेन, ओके गुड, हाइपोटेंशन जी ठीक है, डिक्रीज आरबीसी काउंट ओके, एंड इंक्रीज टीएलसी ठीक है। तो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस जो चल रहा था उसकी वजह से ये चारों ऑप्शन ठीक है। तो ठीक है, तो इस एमसीक्यू में हमने क्या पढ़ लिया कि रप्चर्ड एब्डोमिनल एयोर्टिक एनोरिज्म जो होता है उसके फीचर्स क्या होते हैं। पेशेंट आपके पास आता है सीवियर लोअर बैक पेन, हाइपोटेंशन, डिक्रीज आरबीसी काउंट एंड इंक्रीज टीएलसी काउंट। ठीक है, हो गया। इस तरीके से आपने इस एमसीक्यू को सॉल्व करना था। जी जनाब, क्वेश्चन 18 कहता है स्केमस सेल कैंसर ऑफ ईसोफेगस डजंट अकर इन विच पार्ट ऑफ ईसोफेगस। ठीक है, तो हमने ईसोफेजियल कार्सिनोमा पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था कि जो स्केमस सेल कैंसर होता है वो इन्वॉल्व करता है आपकी अपर टू थर्ड को, और जो रीनो कैंसर होता है वो इन्वॉल्व करता है लोअर वन थर्ड को। ठीक है, अगर ये हमारे पास ईसोफेगस है, ठीक है ना, इसके तीन पार्ट डिवाइड करें तो आपकी अपर अपर टू थर्ड, ठीक है, टू थर्ड पे क्या होगा स्केमस, और लोअर वन थर्ड पे क्या होगा एडिनो। तो इस सवाल में, इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, कहता है स्केमस सेल कैंसर ईसोफेगस डजंट अकर, किस में नहीं होता, अपर ईसोफेगस में होता है, जी होता है, तो ये ऑप्शन नहीं, गलत है। ठीक है ना, और मिडल उसमें भी होता है, ये भी नहीं है। ठीक है ना, लोअर इसोफेगस में स्केमस नहीं होता, कौन सा होता है, अडीनो होता है। और अगला ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, जिसमें अपर और मिडल दोनों है। ठीक है, तो इसके बाद इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या बन जाए, लोअर इसोफेगस में स्केमस सेल कैंसर नहीं होता, कौन सा होता है, अडीनो कैंसर होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या बन जाता है, चार्ली। क्वेश्चन 19 कहता है 55-year-old मेल प्रेजेंटेड विद कंप्लेनिंग ऑफ हार्ट बर्न, रिगर्जिटेशन, इंडाइजेशन। क्या कह रहा है, पहले तो हार्ट बर्न है, रिगर्जिटेशन है और इनडाइजेशन है फ्रॉम द लास्ट 6 मंथ, मतलब कोई क्रॉनिक केस है पेशेंट को। ही हैज आल्सो डिस्फेजिया टू लिक्विड्स विच वाज इनिशियली टू सॉलिड। ठीक है, मतलब ये कि पेशेंट को अब लिक्विड्स से क्या है, डिस्फेजिया है, पहले सॉलिड से था, मतलब ये इसको काफी टाइम से डिस्फेजिया चलता आ रहा है। ठीक है, तो इसको सिंपल वर्ड में हम क्या बोल देंगे, प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया। ठीक है ना, प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया। आगे कहता है ही सेज दैट हिज क्लॉथ्स आर लूज टू हिम, क्लॉथ्स उसको लूज हो गए हैं। ठीक है, मतलब यह है कि उसके वेट लॉस हुआ। व्हाट इज लाइकली डायग्नोसिस। ठीक है, अब यहाँ पे इसने दो तीन चीजें बयान की हैं। एक तो आपके पास हार्ट बर्न है, रिगर्जिटेशन है, इंडाइजेशन है, ये तीनों सिम्टम्स आपके पास आ जाते हैं बैरेट्स इसोफेजाइटिस के, बैरेट्स इसोफेगस के। ठीक है, फिर वो कह देता है प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया। प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया इज व्हाट इसोफेजियल कैंसर अंटिल प्रूवन अदरवाइज। ठीक है,
प्रूव होने तक प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया क्या है, इसोफेजियल कैंसर है। ठीक है, एक तो ये हिंट है, और दूसरा हिंट ये है कि बैरेट। ठीक है, तो इसोफेजियल कैंसर में अंडरलाइंग डिजीज कौन सी होती है, बैरेट्स इसोफेगस। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या बन जाता है आपका, इसोफेगस कैंसर। आगे चलते हैं। जी जनाब, सिंपल सा क्वेश्चन पूछा उन्होंने, क्वेश्चन नंबर 20। ट्राउजियर साइन इज फाइंडिंग ऑफ। ठीक है, ट्राउजियर साइन भी इसको बोलते हैं, हम विर्चुअस लिम्फ नोड भी बोलते हैं। ठीक है, जिसमें आपके पास क्या होता है, सुप्राक्लैविकुलर लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग हो जाती है। और ये किसका साइन है आपके पास, गैस्ट्रिक कैंसर। ठीक है, जो आपके स्टमक का कैंसर होता है इसमें ट्राउजियर साइन होता है। ठीक है, कुछ और साइन भी आपके पास होते हैं, आपको याद हो, क्रूकनबर्ग ट्यूमर। ठीक है, यही जो आपका जब गैस्ट्रिक कैंसर फीमेल में ओवरीज में तक मेटास्टेसाइज कर जाता है, उसको आप क्या बोलते हैं, क्रूकनबर्ग ट्यूमर। ठीक हो गया। एक आपके पास और होता है सिस्टर मैरी जोसेफ लिम्फ नोड, सिस्टर मैरी जोसेफ लिम्फ नोड। ठीक है, जब आपके पेरी एम्ब्लाइकल लिम्फ नोड्स की स्वेलिंग हो जाती है तो उनको भी क्या बोलते हैं, ये भी आपके पास गैस्ट्रिक कैंसर में होता है। क्वेश्चन नंबर 21। An old-aged patient complaining of altered bowel habits, PR, bleeding and weight loss। जी जनाब, जब भी आपके पास altered bowel habits के सामने जिक्र आए तो आपके जहन में दो डिफरेंशियल आने चाहिए। एक तो होना चाहिए डाइवर्टिकुलर डिजीज, और दूसरा होना चाहिए आपके पास कोलोन कैंसर या कोलोरेक्टल कैंसर। ओके, अब कोलोरेक्टल कैंसर है तो ये आपके पास क्या अलार्म फीचर्स लेके आएगा, लिम्फेडिनोपैथी लेके आएगा, वेट लॉस की हिस्ट्री लेके आएगा। ठीक है ना, अगर वो ट्यूमर जो है मेटास्टेसाइज कर गया तो वहाँ के सिम्टम्स लेके आएगा। तो इस तरीके से ये डिफ्रेंशिएट कर जाएगा टू डाइवर्टिकुलर डिजीज में। ठीक है, डाइवर्टिकुलर डिजीज में क्या होता है कि पेशेंट को क्या होता है, अल्टर बाउल हैबिट्स होते हैं, पीआर ब्लीडिंग भी होती है, लेकिन वहाँ वेट लॉस नहीं होता। तो व्हाट वुड बी द लाइकली कॉज ऑफ ऑल दिस सिम्टम्स, आपके पास क्या बता है, कोलोन कैंसर। ठीक है, अल्टर बाउल हैबिट्स भी है, पीआर ब्लीडिंग भी है, और वेट लॉस भी है। तो ये टिपिकली किसका क्वेश्चन है, कोलोन कैंसर का। क्वेश्चन 22 कहता है 63-year-old man presented with increased urinary frequency, hematuria, urgency, and acute urinary retention. On examination, patient looks physically weak, and on palpation of abdomen, bladder was palpable. What is diagnostic method to make diagnosis? जी जनाब, अब ये सिनेरियो आपके पास, वो आपको किस तरफ लेके जा रहा है। पहले तो उसने बता दिया पेशेंट को यूरिनरी फ्रीक्वेंसी है, हिमाचूरिया है, अर्जेंसी है, यूरिनरी टेंशन है। ठीक है ना, और पेशेंट लुक्स फिजिकली वीक भी है, मतलब वेट लॉस की हिस्ट्री है। ठीक है ना, और पेल्पेशन पे आपको ब्लेडर भी पेल्पेबल मिला। ओके, तो ये आपके पास एक कैंसर का बन जाता है सिनेरियो। ठीक है, टिपिकल कैंसर का एक आपके पास, क्योंकि इसने यहाँ पे वेट लॉस की क्या बता दिया, हिस्ट्री बता दिया। ठीक है, वेट लॉस की जब हिस्ट्री बता दिया तो आपके पास ये बन जाता है कैंसर का। अब कौन सा कैंसर बनता है, अब उसको निकाल रहे हैं। ठीक है, अब वो कौन से बन जाते हैं कैंसर आपके पास, अब देखें उन्होंने क्या बताया है, पेशेंट को फ्रीकेंसी है, हीमाचूरिया है, ठीक है, अर्जेंसी है, यूरिनरी रिटेंशन है, ठीक है ना, और ब्लेडर पेल्पेबल है। ब्लेडर पेल्पेबल है तो ये आपके पास बन जाता है एक वन एंड ओनली प्रोस्टेट कैंसर। क्या बन जाता है, प्रोस्टेट कैंसर। प्रोस्टेट कैंसर में पेशेंट के पास यही सारे यूरिनरी सिम्टम्स आते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स भी बोलते हैं। ठीक है ना, और आपके पास अब सवाल उसने क्या किया है, सवाल इसने यहाँ पे किया, व्हाट इज द डायग्नोस्टिक मेथड टू मेक डायग्नोसिस। कोई ऐसा काम करना है जिससे इसका डायग्नोसिस बन जाए, और वो काम आपके पास है, या तो फिजिकली एग्जामिनेशन में हो सकता है, या तो बाया इमेजिंग, इमेजिंग सीटी या अल्ट्रासाउंड वगैरह वगैरह करके। ठीक है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, और वो आपके पास है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, डी आर ई रेक्टल एग्जामिनेशन। ठीक है, जब आप ऐसे पेशेंट का रेक्टल एग्जामिनेशन करते हैं तो वहां पे आपको वो जो प्रोस्टेट होता है उसकी क्या मिलती है, इनलार्जमेंट मिलती है। ठीक है, सीटी एब्डोमेन, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन यहाँ पे उनकी कोई रेलेवेंस नहीं है। ठीक है, लेकिन
लेकिन इसकी इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस में आप अल्ट्रासाउंड गाइडेड यूरिथ्रोस्कोपी करते हैं, ठीक है, बायोप्सी लेने के लिए। ब्लेडर कैंसर में, प्रोस्टेट कैंसर में आप इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या है, अल्ट्रासाउंड गाइडेड यूरिथ्रोस्कोपी, ट्रांस यूरिथ्रल, ठीक है, ट्रांस रेक्टल बायोप्सी लेते हैं आप, ठीक हो गया। तो ये आपके पास एक मुश्किल सा थोड़ा था क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो इसमें है क्या, डीआरई करते हैं, ठीक है। डीआरई में आपको पता चल जाता है कि यहाँ पे क्या है, प्रोस्टेट की इनलार्जमेंट है, ठीक है। सीटी एब्डोमेन, अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन की रेलेवेंस नहीं है। डी ऑप्शन है यूरोडायनेमिक स्टडी, ठीक है। यूरोडायनेमिक स्टडीज हम किसमें करते हैं वैसे, बीपीएच करते हैं, बीपीएच में करते हैं, बिनाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया में। क्वेश्चन 23, whether which first thing comes in your mind after hearing painless hematuria, ठीक है ना। पेनलेस हिमाचूरिया इज द ब्लेडर कैंसर अंटिल प्रूवन अदरवाइज, ठीक है। तो पेनलेस हिमाचूरिया किसका फीचर है, ब्लेडर कैंसर का, ठीक है। प्रूव होने तक आपके पास क्या है, पेनलेस हिमाचूरिया इज ब्लेडर कैंसर। क्वेश्चन 24, 55 year old male complaining of hematuria, flank pain and fever, malaise, anorexia, weight loss. On examination, there is palpable flank mass. What is the diagnostic investigation? अब ये क्या पूछ रहा है आपसे, उसने क्या बता दिया, एक तो हेमाचूरिया है पेशेंट को, ठीक है, पेल्पेबल फ्लैंक मैस है, ठीक है, फ्लैंक पेन है, फीवर है, मलेज है, एनोरेक्सिया, वेट लॉस है। वेट लॉस बता दिया, मतलब यहाँ पे कोई कैंसर है, ओके। और अब तीन चीजें हैं यहाँ पे, तो तीन चीजें वो आपकी, एक तो है हिमाचूरिया, फ्लैंक पेन, और एक है पेल्पेबल फ्लैंक मैस। ये एक ट्राइएड बन रहा है आपका, ठीक है ना। और ये ट्राइएड है आपका किसका, आर सी सी, रीनल सेल कैंसर, ठीक है। रीनल सेल कैंसर का आपके पास ये एक ट्राइएड है, जिसमें क्या होता है, हिमाचूरिया, फ्लैंक पेन एंड पेल्पेबल फ्लैंक मैर। तो उसने क्वेश्चन किया था डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन आपके पास होती है सीटी एब्डोमेन, ठीक है। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन नहीं होता, यूरिन एग्जामिनेशन नहीं होता, एक्सरे एब्डोमेन नहीं होता, ठीक है। तो रीनल सेल कैंसर में डायग्नोस्टिक इन्वेस्टिगेशन आपके पास क्या होती है, सीटी एब्डोमेन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या बन जाता है आपके पास, बीटा। क्वेश्चन 25, ब्लेडर कैंसर मेटास्टाइज टू विच आर्गन फर्स्ट। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैंने आपको पहले बताया है कि आपने एक अपनी एक नोटबुक बना लें, ठीक है, जो चीज़ें याद करने वाली हों, ठीक है, तो उनको आपने क्या करना है, उनको लिखते जाना है साइड पे अपने, और डेली बेस पे उनको आपने याद करते जाना है। अब यहाँ पे जो अब जितने भी मिलिग्नेंसीज हम पढ़ रहे हैं सर्जरी में, वो हर कोई, एक कोई ना कोई कैंसर किसी ना किसी साइड पे जाके मेटास्टाइज होता है, ठीक है। तो आपके पास ये क्या है, ब्लेडर कैंसर, कौन सा ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे आपके पास जाके ब्लेडर मेटास्टाइज होता है, और वो आपके पास है लंग्स, ठीक है। तो ब्लेडर हमेशा फर्स्टली कौन से ऑर्गन की तरफ मेटास्टाइज होता है, इट इज लंग्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 26, ये सिंपल सा क्वेश्चन था। व्हाट इज द ट्यूमर मार्कर ऑफ कोलोरेक्टल कैंसर, ठीक है। कोलोरेक्टल कैंसर का ट्यूमर मार्कर कौन सा है, ये भी बहुत सिंपल सा है, विच इज CEA। बीटा ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। क्वेश्चन 27, गैस्ट्रिक कैंसर मेटास्टेसाइज टू विच ऑर्गन पर। ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है। जितनी भी गैस्ट्रिक पैथोलॉजीज होती हैं वो सबसे पहले कहाँ जाती हैं, टूवर्ड्स लीवर, और एक्स्ट्रा गैस्ट्रिक कहाँ जाती हैं, टूवर्ड्स लंग्स में, ओके। तो गैस्ट्रिक कैंसर कहाँ जाएगा, लीवर में। तो इसका अल्फा ऑप्शन आपका सही बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, BPH, बिमाइन प्रोस्टेट हाइपरप्लेजिया, मोस्ट कॉमनली अकर इन विच जोन ऑफ प्रोस्टेट। तो ये भी एक याद रखने वाली चीज है, ठीक है। तो आपके पास जो प्रोस्टेट है उनके आपके पास तीन जोन होते हैं, एक सेंट्रल जोन होता है, एक पेरिफेरल जोन होता है, और एक ट्रांजिशनल जोन होता है। तो आपके पास जो आपके पास सेंट्रल जोन होता है ना, वो विच इज मोस्ट कॉमन साइट फॉर हैविंग BPH, ठीक है। तो ये आप याद रखना है आपने, BPH सेंट्रल जोन में मोस्ट कॉमनली अकर्स। अल्फा ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन 29,
A nurse is caring for a patient who has a new diagnosis of BPH. The nurse should anticipate a treatment for which of the following medication. बीपीएच का पेशेंट है, उसको ट्रीटमेंट देना है आपने, तो ट्रीटमेंट के लिए आगे से ऑप्शन दिए हैं ऑक्सीब्यूटायरिन, इप्राट्रोपियम, टेम्सुलोसिन, डाइफेनहाइड्रामिन। ठीक है, तो ये आपके पास जब हम बीपीएच का ट्रीटमेंट पढ़ते हैं तो वहां पे हम मेडिकल ट्रीटमेंट में देते हैं पेशेंट को अल्फा ब्लॉकर। अल्फा ब्लॉकर यहाँ पे कौन सा है? टेम्सुलोसिन। ठीक है, अल्फा ब्लॉकर देंगे ताकि वो जो पेशेंट का जो ब्लेडर है, यूरेटर है, वो थोड़े डायलेट हो। ठीक है, और पेशेंट को मेन कंप्लेंट जो होती है यूरिनरी रिटेंशन की, तो वो पेशेंट सिम्टोमेटिक रिलीफ हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाता है? टेम्सुलोसिन। इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड, इसका तो यहाँ पे कोई लेना देना नहीं बनता। ओके, तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास 29 का क्या बन जाता है? सी। तो बीपीएच का आपका ट्रीटमेंट क्या देते हो आपके पास? अल्फा ब्लॉकर, जिसमें टेम्सुलोसिन। क्वेश्चन 30 कहते हैं विच स्क्रीनिंग टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट प्रोस्टेट कैंसर। ठीक है, प्रोस्टेट कैंसर को आप के लिए कौन सा स्क्रीनिंग टेस्ट? अल्फा मैमोग्राफी। मैमोग्राफी का तो यहाँ पे ताल्लुक ही नहीं है, इसको निकाल फेंके। CA-125, इसका भी यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं है। PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ठीक है, तो प्रोस्टेट कैंसर के लिए आपके पास स्क्रीनिंग टेस्ट कौन सा है? PSA, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। क्वेश्चन 31, a common association of gastric endocrine neoplasm is, कहता है जो गैस्ट्रिक एंडोक्राइन न्यूप्लाज्म्स है उनकी एसोसिएशन किन के साथ होती है? ए, एच पाइलोरी हेलिकोबैक्टर गैस्ट्राइटिस, बी फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस, सी पेप्टिक अल्सर डिजीज, एंड डी इज द एनसेड्स यूज। ठीक है, आपके पास इसका करेक्ट ऑप्शन बन जाता है आपके पास हेलिकोबैक्टर गैस्ट्राइटिस। आपके पास करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? हेलिकोबैक्टर गैस्ट्राइटिस बन जाता है। ओके, जो आपके पास जो है फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस है ना, अब इनकी कुछ ना रेलिवेंस है या इनकी एसोसिएशन है, वो याद करने। जो आपके पास फेमिलियल एडिनोमेटस पॉलीपोसिस है, इसकी एसोसिएशन किसके साथ होती है? इसकी एसोसिएशन होती है, एक तो होती है आपके पास एडिनो कैंसर की। ठीक है ना, एडिनो कैंसर की और ड्यूडिनल ट्यूमर के साथ। किसके साथ? ड्यूडिनल ट्यूमर्स के साथ। और यहाँ पे हमारे पास किसका? गैस्ट्रिक न्यूप्लाज्म की। तो ये ऑप्शन फेमिलियल एंड एडिनोमेटस पॉलीपोसिस गलत है। सी, पेप्टिक अल्सर डिजीज। ठीक है ना, जो आपका पास पेप्टिक अल्सर डिजीज है ना, ये गैस्ट्राइटिस तो करवा सकता है। ठीक है, आपके पास जो स्टमक की इन्फ्लेमेशन करवा सकता है, लेकिन ये कैंसर नहीं करवा सकता। इट इज नॉट अ डायरेक्ट कॉज। ठीक है, ये डायरेक्ट कॉज नहीं है आपके पास गैस्ट्रिक कैंसर की। डी ऑप्शन इज द एनसेड्स यूज। ठीक है ना, एनसेड डायरेक्ट आपके पास गैस्ट्रिक कैंसर नहीं करवा सकते। ठीक है ना, वो इसकी जो हमारे पास स्टमक म्यूकोजा है उसकी इंजरी करवा सकते हैं, जिससे हमारे पास पेप्टिक अल्सर डिजीज हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट आपके पास इंजरी नहीं करवा सकते। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या बन जाता है? एच पाइलोरी गैस्ट्राइटिस, हेलिकोबैक्टर गैस्ट्राइटिस। ओके, क्वेश्चन 32, ऑल्दो ब्लेडर कैंसर अकर्स इन डिफरेंट एज ग्रुप्स द पीक एज। ठीक है, अब वो यहाँ पे ना ब्लेडर की पीक एज पूछ रहा है। बिल्कुल जो आपके पास पीक एज होती है ना ब्लेडर कैंसर की, वो बिल्कुल जाके 6, 7, 8 डेकेड्स में जाके होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास डी ऑप्शन करेक्ट है, 6, 8 डेकेड्स। क्वेश्चन 33, विच साइन इज एसोसिएटेड विद एक्यूट अपेंडिसाइटिस। अब एक्यूट अपेंडिसाइटिस के कौन सा एसोसिएटेड? मर्फी साइन। मर्फी साइन हम पहले पढ़ के आ चुके हैं कि चीज एसोसिएशन किसके साथ है? एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के। मैकबर्नी पॉइंट। ठीक है, मैकबर्नी पॉइंट इज एसोसिएटेड विद एक्यूट अपेंडिसाइटिस। इट इज करेक्ट ऑप्शन। सी, कुलेन साइन, इसकी एसोसिएशन नहीं है। ब्लमबर्ग साइन। ठीक है, ब्लमबर्ग साइन क्या होता है? आपके पास राइट राइट इलिक फोसा पेन में जो टेंडरनेस होती है उसको हम ब्लमबर्ग साइन बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी भी एसोसिएशन है सही, लेकिन एक्यूट अपेंडिसाइटिस के साथ किसकी एसोसिएशन बन जाती है? मैकबर्नी पॉइंट की। क्वेश्चन 34, 43-year-old male presented with complaining of suddenly tearing pain in chest radiating to back
पेशेंट को क्या है, सडन टीयर पेन हुआ है चेस्ट पे, जो बैक रेडिएट भी कर रहा है। ईसीजी की वो नॉर्मल थी, और वहां पे आपको रेडियो फीमोरल डिले मिला। ओके जनाब, what would be the most appropriate investigation for this patient? ओके, तो सिंपल इसने ये सारा कुछ बताया है। टीयरिंग चेस्ट पेन है, ईसीजी नॉर्मल है, रेडियो फीमोरल डिले है, ये एओर्टिक डाइसेक्शन का केस है। एओर्टिक डाइसेक्शन में आपके पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होती है सीटी चेस्ट, ठीक है। एओर्टिक एनोरिज्म, एब्डोमिनल एओर्टिक एनोरिज्म में इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस आपके पास होती है सीटी एब्डोमेन, बट इन केस ऑफ एओर्टिक डाइसेक्शन आपके पास क्या होती है, सीटी चेस्ट। सो करेक्ट ऑप्शन इज द बीटा। Question 35. A patient has kidney stone 8 millimeter size. What would be the best treatment for this patient? अब दो तीन चीजें हैं, किडनी स्टोन, अब यहाँ पे उन्होंने किडनी स्टोन का ट्रीटमेंट पूछा है। किडनी स्टोन के लिए आपके पास, अगर स्टोन का साइज डिपेंड करता है, अगर स्टोन का साइज है << 5 मिलीमीटर, ठीक है, या स्टोन का साइज है 5 to 10 मिलीमीटर, या स्टोन का साइज है 10 to 20 मिलीमीटर, या स्टोन का साइज है more than 20 मिलीमीटर। अब ये चार चीजें हैं, स्टोन का साइज होना चाहिए << 5 मिलीमीटर, या स्टोन का साइज होना चाहिए 5 to 10, या <<10 मिलीमीटर, या स्टोन का साइज होना है 10 to 20 मिलीमीटर, एंड लास्टली more than 20 मिलीमीटर। अगर स्टोन का साइज हुआ <<5 मिलीमीटर, ठीक है, तो इस केस में आपने पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट नहीं देना, बस पेशेंट को कहना है कि अपना पानी ज्यादा पिए, इनटेक ज्यादा रखें, वो स्टोन खुद ही पास कर देंगे। अगर स्टोन का साइज हुआ 5 to 10 मिलीमीटर, तो इस केस में आपने क्या करना है, पेशेंट को अल्फा ब्लॉकर दे देने हैं, टेम्प्सोलोसिन या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर निफिडिपिन दे देनी है। ओके, इस केस में जो जो क्या होगा, यूरेटर वगैरह आपके डायलेट होंगे और वो जो स्टोन पास कर जाएगा। 10 to 20 मिलीमीटर, इस केस में आपने क्या करना है, एक्स्ट्रा कार्पोरियल शॉकवेव लिथोट्रिप्सी। ओके, और more than 20 मिलीमीटर अगर साइज है तो परकुटेनियस नेफ्रोलिथोटमी, ठीक है। तो इस केस में आपने क्या कर देनी है, सर्जरी कर देनी है। तो ये आपने ये याद रखना है। तो इस केस में क्या आता है, पेशेंट के किडनी का साइज, स्टोन का साइज कितना था, 8 मिलीमीटर, ठीक है। तो <<10 मिलीमीटर साइज होगा, तो उस केस में आपने क्या कर देना है, पेशेंट को अल्फा ब्लॉकर दे देने हैं। करेक्ट ऑप्शन में यहाँ पे बीटा बन जाता है। क्वेश्चन 36 रिपीटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ चारकोट ट्राइड? चारकोट ट्राइड हम पढ़ के आ चुके हैं कि चारकोट ट्राइड में तीन चीजें थी, एक राइट हाइपोकॉन्ड्रिक पेन था, जॉन्डस था, स्विंगिंग फीवर था, ठीक है। तो वोमिटिंग इज नॉट पार्ट ऑफ चारकोट ट्राइड, द करेक्ट आंसर इज डेल्टा। क्वेश्चन 37। अ पेशेंट हैज कॉलिकी पेन इन राइट हाइपोकॉन्ड्रिक, ठीक है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक में पेशेंट कॉलिकी पेन है, विद नोजिया, वोमिटिंग, जॉन्डिस एंड प्रूराइटस। टीएलसी इज नॉर्मल, एएसटी रेज्ड है, एएलटी रेज्ड है, व्हाट इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस फॉर दिस सिम्टम, ठीक है। तो ये आपके पास नोजिया, वोमिटिंग, जॉन्डिस है, प्रूराइटस है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक पेन है, मतलब ठीक है। तो ये आपके पास बिलरी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट हो गया। टीएलसी नॉर्मल है, मतलब यहाँ पे क्या है आपके पास, ये है कोलिडोकोलिथियासिस, ठीक है। तो कोलिडोकोलिथियासिस का आपके पास इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होता है, ईआरसीपी, ठीक है, ईआरसीपी इज द इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस। करेक्शन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। Question 38, 37-year-old woman presented to the emergency with history of right upper quadrant pain, right upper quadrant pain, पेशेंट को हिस्ट्री है पेन की, नोजिया, वोमिटिंग है, मार्क्ड एब्डोमिनल टेंडरनेस है, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड करवाया जिसने पेरिकोलिसिस्टिक फ्लूइड दिखाई दिए, गोल ब्लैडर थिक दिखाई दिया, विद पॉजिटिव मर्फी साइन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिकमेंडेड ट्रीटमेंट? जी जनाब, क्या है पेशेंट को, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन है पेशेंट को, ठीक है, और अल्ट्रासाउंड ने क्या किया, थिक गॉल ब्लैडर। थिक गॉल ब्लैडर से मतलब ये है कि हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, एडिमेटस गॉल ब्लैडर, और मर्फी साइन भी पॉजिटिव है। तो ये केस आपके पास क्या बन जाता है, एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस का। और एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस में आपके पास ट्रीटमेंट क्या होती है, कोलिसिस्टेक्टमी। अब कोलिसिस्टेक्टमी भी दो टाइप्स की है, एक तो है अर्जेंट कोलिसिस्टेक्टमी और एक है इलेक्टिव कोलिसिस्टेक्टमी, ठीक है। तो इस केस में एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस केस में आप क्या करते हैं, इमरजेंसी लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी करते हैं, ठीक है।
पहला ऑप्शन क्या था, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट एंड इंटरवल कोलिस्टेक्टमी, बिल्कुल गलत। ठीक है, इंसर्शन ऑफ परक्यूटेनियस कोलिसिस्टेक्टमी ट्यूब, ये भी नहीं। तो आप एक्यूट कोलिसिस्टाइटिस के केस में आपके क्या करते हैं, इमरजेंसी लैब कोली करते हैं। ओके, करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन 39, विच डायग्नोस्टिक टूल इज द मोस्ट कॉमनली यूज टू डिटेक्ट गॉलस्टोन। ठीक है, गॉलस्टोन के लिए मोस्ट कॉमनली हम कौन से करते हैं, अल्ट्रासाउंड, ये याद रखिएगा। ठीक है ना, अल्ट्रासाउंड इज द डायग्नोस्टिक टूल फॉर डिटेक्शन ऑफ गॉलस्टोन। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड कोलीलिथेसिस। अगर आप कोलीलिथेसिस को ट्रीट नहीं करेंगे तो पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशन आपके पास एक ही है, विच इज द एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस। ठीक है, तो आपके पास एक्यूट पैंक्रियाटाइटिस हो सकता है, विच इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ अनट्रीटेड कोलीलिथेसिस। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास जनाब ये हो जाते हैं आपके पास 40 MCQs।